नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं सरफराज खान और आप देख रहे हैं ब्रेन स्पार्क। आज की हमारी जो वीडियो है वो है सेम पॉलिटिकल थ्योरी की बुक के। अब हमने चैप्टर डिटेल में एक्सप्लेन कर लिए हैं, सारे के सारे 8 चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियो भी आपको हमारे चैनल पे दिख जाएगी और आप वन बाय वन उन्हें देख के समझ सकते हैं कि आखिर ये चैप्टर आपको समझाना क्या चाहते हैं, ये पूरी बुक आपको समझाना क्या चाहती है। हालांकि अब फिर से हम इसको चालू कर रहे हैं, तो चालू करने का पर्पस क्या है, देखिए जैसे कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि चैप्टर 1 है आज फिर से। और इसमें क्या है, राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय यानी कि पॉलिटिकल थ्योरी यानी इंट्रोडक्शन वाला ही चैप्टर हमने फिर से खोला है। लेकिन आज हम बात करेंगे पुस्तक आधारित सवाल जवाब, यानी कि जो एक्सरसाइजेज हमें जो बुक बेस्ड एक्सरसाइजेज तो दिए गए हैं चैप्टर को समझने के बाद एंड में, तो आज हम उनको क्लियर करेंगे कि आखिर वो सवाल जो है उसका जवाब देना कैसे है। पूरा फॉर्मेट मैंने बना रखा है कि अगर आपको कोई सवाल आता है तो उसका जवाब आपको कैसे देना चाहिए। देखिए, हर सवाल अपने आप में एक महत्व रखता है और सवाल देने का जो तरीका जो होता है, जिसे जवाब कहते हैं, वो भी अपने आप में महत्व रखता है। जब आप तरीके से जवाब देते हैं तो आपके स्कोरिंग करने के, ज़्यादा स्कोर करने के जो है चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा बात ना करते हैं और समझते हैं कि पुस्तक आधारित जो सवाल है वो है क्या और उसका जवाब मैंने कैसे बनाने की कोशिश की है और आपको कैसे बनाना है। देखिए, जो चैप्टर 1 है राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय, इसमें कुछ इस तरह के क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन हैं इसके अंदर टोटल चैप्टर में। और पहला क्वेश्चन जो है वो हमें ये बताता है कि राजनीतिक सिद्धांत के बारे में नीचे लिखे कौन से कथन सही हैं और कौन से गलत हैं। यानी कि ये जो 4 पॉइंट्स लिखे हैं क ख ग घ में, तो इनके अंदर कुछ सही है कथन, कुछ लाइन गलत है। और ये राजनीतिक सिद्धांत के बारे में बताना है कि राजनीतिक सिद्धांत के नजरिए से इनके अंदर जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो कौन से सही हैं कौन से गलत है। मैं आपको बताऊंगा कौन से पॉइंट सही है कौन से गलत है, क्यों सही है और क्यों गलत है, ये भी हम चर्चा करेंगे। इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन पे जब जाएंगे तो हम देखेंगे कि राजनीति उसका उन सबका बखान है जो राज सत्ता करती है, यानी कि जो शासक है, जो हमारा जो पॉलिटिकल लीडर है, वो जो भी काम करता है वही पॉलिटिक्स होती है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं या नहीं है, उसका हम उत्तर देंगे। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन हमारा पूछता है। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या पूछता है, लोकतंत्र के लिए लोकप्रिय नेतृत्व के लिए नागरिकों का सक्रिय होना आवश्यक है। यानी कि अगर नागरिक सक्रिय है तो एक लोकप्रिय नेतृत्व आएगा उभर के किसके अंदर, लोकतंत्र के अंदर। क्या यह बात सच है या गलत है, इसके स्पष्टीकरण भी हमें देना है, तो इसके बारे में भी हम जानेंगे। इसके अलावा चौथा क्वेश्चन क्या पूछता है कि राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन हमारे लिए किन रूपों में उपयोगी है, मतलब हमें क्यों राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन करना चाहिए। और इसके अलावा ऐसे 4 तरीकों की पहचान करें जिसमें राजनीतिक सिद्धांत हमारे लिए उपयोगी हों। अब वो तरीके भी बताने हैं जिसमें राजनीतिक सिद्धांत हमारे लिए उपयोगी है। चलिए कोई नहीं, बताएंगे हम एक एक करके। क्वेश्चन 5 हमसे क्या पूछता है कि एक अच्छा प्रभावपूर्ण तर्क दूसरों को अपनी बात सुनने के लिए बाध्य कर सकता है। यानी कि आपके बोलने का तरीका, आपका तर्क देने का तरीका, अच्छा तरीका, इफेक्टिव तरीका दूसरों को आपकी बात सुनने के लिए बाध्य कर सकता है। क्या ये सही है या गलत है, उसका जवाब हमें देना है। ठीक है, उसका भी देंगे। 6th क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है, राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना, यानी कि हम जो राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ते हैं गणित पढ़ने के बराबर है, यानी समान है। अपने उत्तर के पक्ष में कारण दीजिए। देखिए, ये क्वेश्चन पहले पूछता है कि आप इसे सही मानते हो या गलत मानते हो, यानी कि पहले हाँ या ना में जवाब देना। उसके बाद आपको हाँ या ना में जवाब देने के बाद आपको ये भी बताना है कि हाँ बोला है तो क्यों बोला है, ना बोला है तो क्यों बोला है। तो हाँ या ना मेरा क्या है वो आप आगे समझेंगे। और चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन वही है जो हमने अभी पढ़ा था कि राजनीतिक सिद्धांत के बारे में लिखे कौन से कथन सही हैं और कौन से गलत है। अब पहले पढ़ लेते हैं भैया कौन कौन से कथन लिखे हुए हैं। क्या कहता है, कहता है कि राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों पर चर्चा करते हैं जिनके आधार पर राजनीतिक संस्थाएं बनती है। यानी कि पहला पॉइंट ये कहता है कि जो राजनीतिक संस्थाएं बनती हैं और उन संस्थाओं को बनाने वाले जो विचार होते हैं उन पर वही राजनीतिक सिद्धांत है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये कहता है। सेकंड पॉइंट कहता है कि राजनीतिक सिद्धांत विविध धर्म यानी विभिन्न धर्म के अंतर संबंध, आपसी रिलेशन की व्याख्या करते हैं। क्या करते हैं? नहीं भाई, ये तो बिल्कुल नहीं करते। ठीक है, धर्मों के बारे में राजनीतिक सिद्धांत इतनी
और वो भी विभिन्न धर्मों के अंतर संबंध के बारे में व्याख्या करना इसका काम नहीं है। ठीक है, क्या काम है ये हमने चैप्टर में पढ़ा था और आगे समझेंगे भी। ये समानता और स्वतंत्रता जैसी अवधारणाओं के अर्थ की व्याख्या करते हैं। बिल्कुल, ये समानता और स्वतंत्रता जैसी अवधारणाओं की व्याख्या करते हैं। हमने पढ़ा था कि भाई राजनीतिक सिद्धांत जो है वो मूल्यों का अध्ययन करता है। मूल्य कौन से? समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, नागरिकता, राष्ट्रवाद। ठीक है, इस तरह के जितने भी जो अवधारणाएं हैं उनकी अर्थ और व्याख्या करने का काम ही राजनीतिक सिद्धांत का काम होता है। और ये चौथा पॉइंट क्या कहता है इसका ये राजनीतिक दलों के प्रदर्शन की भविष्यवाणी करता है। कौन? राजनीतिक सिद्धांत जो है वो राजनीतिक दलों के भविष्य की भविष्यवाणी करता है। अब ये सही है या गलत है? क ख ग घ चारों को आप समझते हैं वन बाय वन आंसर के फॉर्म में। और आपको आंसर कैसे लिखना है देखिए आगे। देखिए, जब हम उत्तर देंगे और इस तरीके से आपसे सवाल पूछा जाएगा तो आपको क्या बताना भाई कि पहले तो क्वेश्चन हमारा सामने रहना चाहिए कि राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों पर चर्चा करता है जिनके आधार पर राजनीतिक संस्थाएं बनती हैं। यानी राजनीतिक संस्थाओं को बनाने वाला, यानी पॉलिटिकल जो इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे संसद, न्यायपालिका, ठीक है, और कार्यपालिका और विधानसभाएं, ठीक है, सरकारें और जो प्रशासन है, ये सारी संस्थाएं हैं। किसकी संस्थाएं हैं? राजनीतिक संस्थाएं हैं। तो ये बनाती हैं। तो अब इसका जवाब क्या है कि भाई राजनीतिक सिद्धांत यह समझाने की कोशिश करता है कि लोकतंत्र, राज्य, सरकार जैसी राजनीतिक संस्थाएं किन मूल विचार और सिद्धांतों पर आधारित होती हैं। यानी कि जो लोकतंत्र और राज्य की सरकार जो होती है उनकी जो राजनीतिक संस्थाओं के जो संस्थाएं होती है वो किसी मूल आधार पर ही जो है आधारित होती है। तो राजनीतिक संस्थाएं बनती कैसी हैं? उन मूल आधार पे। और जो राजनीतिक सिद्धांत है उन मूल अवधारणाओं की ही व्याख्या करने का काम करता है। तो वे यानी राजनीतिक सिद्धांत बताते हैं कि संविधान कैसे बनता है, अधिकार कैसे दिए जाते हैं, नागरिकता जैसी धारणाएं क्यों जरूरी होती हैं। इसलिए कहना कि राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों पर चर्चा करता है जिनके आधार पर राजनीतिक संस्थाएं बनती है, बिल्कुल सही बात करता है। क्योंकि भी राजनीतिक सिद्धांत का काम ही है एक राज्य को जो है राज्य में जितनी भी अवधारणाएं होती हैं उनको उनकी व्याख्या करना। तो व्याख्या जब करते हैं तो राजनीतिक संस्थाएं भी जो बनेगी उस राज्य के अंदर, तो उसकी भी व्याख्या कौन करेगा? राजनीतिक सिद्धांत करेगा। तो पहला जो पॉइंट है, राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों पर चर्चा करते हैं जिनके आधार पर राजनीतिक संस्थाएं बनती है, बिल्कुल सही पॉइंट है। अब आगे बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। तो सेकंड पॉइंट ने क्या बोला था कि राजनीतिक सिद्धांत विविध धर्म यानी डिफरेंट रिलीजन्स के इंटर रिलेशन की व्याख्या करता है, अंतर संबंध की व्याख्या करता है। देखिए भाई, धर्म की तो व्याख्या बिल्कुल भी नहीं करता है, लेकिन आखिर मैंने लिखा क्या है उसको आपको समझाता हूं। देखिए, राजनीतिक सिद्धांत अलग अलग धर्मों के बीच संबंध यानी धार्मिक संबंध पर सीधे सीधे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। हमने पूरा चैप्टर पढ़ा राजनीतिक सिद्धांत, एक परिचय यानी पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन, उसमें हमने ये चीजें कहीं नहीं पढ़ी। बल्कि ये क्या करता है भाई, धर्मनिरपेक्षता जैसे विचारों के माध्यम से राज्य और धर्म के संबंध को समझाने का काम करता है। यानी स्टेट और जो रिलीजन है उनके कनेक्शन और रिलेशन को समझाने का काम करता है, ना कि एक धर्म से दूसरे धर्म का। तो ये जो पॉइंट यहां है कि विभिन्न धर्मों के अंतर संबंध, नहीं, इसकी बात नहीं करता। तो विविध धर्म के यानी विभिन्न धर्म के अंतर संबंध की व्याख्या मुख्य रूप से समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी और धर्म अध्ययन यानी रिलीजियस स्टडी का विषय है, ना कि पॉलिटिकल थ्योरी का विषय है। तो राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य काम राजनीति से जुड़े विचारों को समझाना है, ना कि धर्म से जुड़े विचारों को। इसलिए भाई ये वाला जो कथन है ये पूरी तरीके से गलत साबित होता है। आगे बढ़ते हैं और तीसरे कथन को समझते हैं। ये समानता और स्वतंत्रता जैसी अवधारणाओं के अर्थ की व्याख्या करता है। कौन? राजनीतिक सिद्धांत जो है समानता और स्वतंत्रता जैसी अवधारणाओं की व्याख्या करते हैं। अभी हमने पहले पॉइंट में बात की कि भी राजनीतिक संस्थाएं जो होती हैं उनको बनाने वाले विचारों पे काम करता है जो राजनीतिक सिद्धांत, ये समझा। तो वो विचार कौन से? वो विचार ही तो समानता है, वो विचार ही तो स्वतंत्रता है, वो विचार लोकतंत्र है, धर्मनिरपेक्षता है। तो जब उन विचारों पे चर्चा करके राजनीतिक संस्थाएं बनती हैं तो बेसिकली ये पॉइंट भी सही है कि राजनीतिक सिद्धांत एक मुख्य काम करता है, काम समानता, स्वतंत्रता, न्याय, सामाजिक न्याय यानी सोशल जस्टिस जैसी जो कॉन्सेप्ट्स है उनके अर्थ को स्पष्ट करने का काम करता है। ये समझाता है कि इन वैल्यूज को समाज और राज्य में कैसे लागू किया जाए और इन वैल्यूज के बीच में जो कनेक्शन है
इंटर रिलेशन इन वैल्यूज के बीच में कैसे स्थापित किया जाए। इसलिए यह कथन कि राजनीतिक सिद्धांत समानता स्वतंत्रता जैसे अवधारणाओं की व्याख्या करता है बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और लास्ट जो पहले क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट क्या कहता है कि भाई ये राजनीतिक दलों के प्रदर्शन की भविष्यवाणी करता है, यानी एक पॉलिटिकल पार्टी भविष्य में कैसा प्रदर्शन करेगी, वो इलेक्शन जीतेगी या नहीं जीतेगी, कहाँ से जीतेगी, कहाँ से हारेगी, कौन सा कैंडिडेट जीतेगा, कितने परसेंट से जीतेगा, ये भविष्यवाणी करना किसका काम है? पॉलिटिकल थ्योरी का? बिल्कुल नहीं। ये भी पॉइंट बिल्कुल गलत है, ऐसा काम राजनीतिक सिद्धांत नहीं करता है। राजनीतिक सिद्धांत किसी विशेष राजनीतिक दल के प्रदर्शन की यानी जो उसके परफॉर्मेंस की जो है भविष्यवाणी नहीं करता है। ये चुनाव नतीजे या किसी पार्टी के जीत हार का अनुमान लगाने का काम नहीं करता है। कौन? पॉलिटिकल थ्योरी। बल्कि ये सामान्य रूप से लोकतंत्र, राजनीतिक भागीदारी और प्रतिनिधित्व जैसे विचारों पर चर्चा करता है कि भाई लोकतंत्र में जो है लोगों की भूमिका कैसी होनी चाहिए, लोगों को राजनीतिक भागीदारी कैसे मिलनी चाहिए, उनका जो प्रतिनिधित्व है, रिप्रेजेंटेशन है, कैसा होना चाहिए, उन पे बात करते हैं, ना कि किस पार्टी को कितने वोट मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे, कहाँ से जीत होगी, कहाँ से हार होगी। इसका जो है पॉलिटिकल थ्योरी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि एक थ्योरी है और इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाते हैं, ना कि प्रैक्टिकल जो है भविष्यवाणी की जाती है। इसलिए राजनीतिक दलों के प्रदर्शन की भविष्यवाणी राजनीतिक सिद्धांत का काम नहीं है, बिल्कुल ये गलत जो है, गलत है अवधारणा। ऐसा काम जो है पॉलिटिकल थ्योरी जो है नहीं करती है। तो इस तरीके से जो है हमने पहले क्वेश्चन को क्लियर किया है। देखिए पहले क्वेश्चन में जो बातें पूछी गई थी, 4 बातें, उसको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करने की कोशिश की और 3-4 पॉइंटर के माध्यम से समझाया कि भाई हाँ ये पॉइंट सही है तो इसलिए सही है, हाँ ये पॉइंट गलत है तो इसलिए गलत है। इसी तरीके से आपको भी अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि भाई सवाल ने पूछा गया है और सवाल के जवाब में मुझे उसके सत्यापन के लिए यानी वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से पॉइंट्स रखने जरूरी है। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन पहले चैप्टर का क्या पूछता है भाई? वो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है कि राजनीति उस सब का बखान है, यानी उन सारी चीजों का बखान है, यानी रजिस्टर है जो राज सत्ता करती है, यानी जो हमारा पॉलिटिकल पावर में लीडर है वो, यानी जो हमारी सरकार है वो जो भी काम करती है, यानी जो हमारी संसद है वो जो भी काम करती है वो वही राजनीति, और कोई उसके अलावा और कुछ राजनीति नहीं है। क्या आपसे सहमत है? भाई मैं तो बिल्कुल सहमत नहीं हूं, क्योंकि अभी जो मैं कर रहा हूं वो भी राजनीति है। ठीक है, अब आगे कैसे बताएंगे? मैंने आपको जो इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन वाली जो 1-1.5 घंटे की वीडियो थी उसमें भी समझाया था और फिर से समझाऊंगा, वो भी उदाहरण के साथ समझाऊंगा। देखिए ये पूरा कथन पूरी तरीके से सही नहीं है, अधूरी तरीके से सही है, क्योंकि जो शासक करता है वो भी राजनीति है, लेकिन जो शासक करता है वही राजनीति है, ये सही नहीं है। इसलिए इससे आंशिक असहमति जताई जा सकती है, यानी पार्शियल, इससे आप डिससेटिस्फाई हो सकते हैं और अपना तर्क किस तरीके से दे सकते हैं भाई? अगर हम राजनीति को सिर्फ राज सत्ता यानी स्टेट पावर या सरकार के काम तक सीमित कर देंगे तो राजनीति का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो छूट जाएगा। अब राजनीति का बहुत बड़ा हिस्सा है क्या जो कि सरकार से अलग है? वो है राजनीति में सिर्फ सरकार के निर्णय नहीं होते हैं, बल्कि नागरिकों की जो है भागीदारी होती है, सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन होता है, उनके राइट्स होते हैं यानी अधिकार होते हैं, नागरिकता होती है, उनके लोकमत होते हैं, आंदोलन यानी प्रोटेस्ट होता है, विरोध और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दे जो है, ये सारी चीजें जो है राजनीति का हिस्सा होता है। तो राजनीति को सिर्फ ये कहकर साइडलाइन कर देना या उसकी साधारण सी परिभाषा दे देना कि भाई जो हमारा शासक सरकार या राज सत्ता करती है, स्टेट पावर करता है, वही पॉलिटिक्स है, नहीं, ये अधूरा हो जाएगा। पॉलिटिक्स क्या क्या है? जिसमें लोगों की भागीदारी शामिल है, उनके अधिकारों की मांग शामिल है, उनकी नागरिकता शामिल है, उनकी लोकमत शामिल है, आंदोलन शामिल है, विरोध प्रदर्शन शामिल है, सामाजिक न्याय जैसे मुद्दे शामिल है, और इससे भी बड़ी बड़ी चीजें, नई नई जो अधिकारों की मांग है वो भी शामिल है। तो वो राजनीति होती है। अभी जो हम बात कर रहे हैं, एक तरीके से जो मैं आपको अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप मेरी बात समझने की कोशिश कर रहे हैं, आप हो सकता है मुझसे असहमति जताएं और कमेंट में जो मेरी बात को काटने के लिए कोई बात रखे, तो वो भी एक तरीके से राजनीति हो जाएगी। तो राजनीति जो है वो सामूहिक निर्णय है जो कि हमने
इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते समय पढ़ा था। तो उदाहरण के लिए मैंने क्या रखा है कि भाई उदाहरण के लिए आप समझिए, जब लोग आरक्षण की मांग के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन करते हैं, पीसफुल मूवमेंट करते हैं, या जब महिलाएं समान वेतन, इक्वल जो है वेजेस के लिए और इक्वल राइट्स के लिए मांग करती हैं, तब भी वे राजनीति कर रही होती है, भले ही सीधे सरकार का हिस्सा ना हो। देखो, जो आरक्षण की मांग हो रही है या महिलाओं के राइट्स की मांग हो रही है, उसमें पॉलिटिकल पार्टी थोड़ी, जो लीडर है, जो हमारी सरकार है, वो मांग थोड़ी ना करती है, लेकिन लोग उनसे ये मांग करते हैं। तो जब लोग उनसे मांग कर रहे हैं, अब वो राज सत्ता हो सकता है कि इसको माने, यानी सरकार इस मांग को मान ले या ना माने। मान ले तो भी ठीक है, ना माने तो भी ये राजनीति का हिस्सा ही होता है। इसी तरीके से किसी मोहल्ले के लोग मिलकर सफाई करते हैं, मिलकर सफाई, पानी, बिजली या के लिए निगम पर दबाव बनाते हैं, जो उनकी म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन होती है, तो ये भी राजनीति ही है, क्योंकि यह सार्वजनिक निर्णय यानी पब्लिक डिसीजन को प्रभावित करने का काम कर रहा होता है। तो जो भी चीजें हैं सार्वजनिक निर्णय के अधीन आती है और सार्वजनिक निर्णय को प्रभावित करने का काम करती है, वो राजनीति होती है। तो ये कहना कि सिर्फ सरकार राजनीति करती है, तो राजनीति का जो अंश है वो बहुत छोटा हो जाएगा, उससे छोटा ना रखें। राजनीति बहुत बड़ा है और वो राजनीतिक सिद्धांत के पूरे कॉन्सेप्ट को भी प्रभावित करने का काम करता है। तो राजनीति को सिर्फ आप निष्कर्ष के माध्यम से आंसर को क्लोज करते समय लिख सकते हो कि भाई राजनीति को सिर्फ राज सत्ता जो करती है तक सीमित नहीं करना है। राजनीति का संबंध राज्य से भी है, राज सत्ता से भी है, और आम लोगों के दैनिक जीवन के सामूहिक निर्णय से भी है, और यही लोकतंत्र की असली आत्मा है। जहां डेमोक्रेसी है वहां स्टेट पावर के साथ साथ जो पीपल्स ओपिनियन और जो पीपल्स डिसीजन है, पब्लिक डिसीजन है, वो भी मैटर करते हैं। तो ये समझ के ही आपको इस सवाल का जवाब देना है। मैंने इस तरीके से जवाब दिया है, आपके मन में इस सवाल का क्या जवाब आ रहा था वो भी आप लिख सकते हैं। आपको लगता है कि मेरे सवाल में कुछ कमी रह गई हो तो उसको पूरा करने के लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। सवाल अच्छा लगा हो तो एक हार्ट कमेंट कर देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और तीसरे सवाल का जवाब देते हैं कि भाई लोकतंत्र के लिए लोकप्रिय नेतृत्व यानी पॉपुलर लीडरशिप के लिए नागरिकों का सक्रिय होना आवश्यक है, स्पष्ट कीजिए। यानी जिस राष्ट्र में, जिस देश में, जिस राज्य के अंदर नागरिक अगर सक्रिय है तो वहां पे लोकप्रिय नेतृत्व अपने आप उभर जाएगा और वो लोकतंत्र के अंदर उभरेगा। तो अब इसमें क्या है कि भाई पहले हमें लोकतंत्र को समझना है। लोकतंत्र की सफलता के लिए सिर्फ चुनाव कराने से नहीं होता, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि नागरिक कितने सक्रिय और जागरूक है। लोकतंत्र तभी सफल है जहां वो चुनाव हो रहा है, लोगों की भागीदारी वहां सहमति जो है जताई जा रही है, असहमति भी जताई जा रही है चुनाव के माध्यम से, लेकिन उस चुनाव में कितने लोग भागीदार हो रहे हैं, इस बात से ही लोकतंत्र की सफलता जो है निकल के सामने आती है। मान लीजिए कि भी दिल्ली में, खासकर दिल्ली का उदाहरण दे देता हूं मैं, जब दिल्ली में इलेक्शन होता है तो 100 लोगों के नाम है वोटर लिस्ट के अंदर, लेकिन जो वोट देने आते हैं वो अमूमन 50 या 55 या 60% लोग आते हैं। 40% लोग ऐसे हैं जो अपना वोटर आईडी कार्ड बनाने के बावजूद भी अपने अधिकार का जो है लोकतांत्रिक अधिकार का फायदा नहीं उठाते हैं। जब वो फायदा नहीं उठाते हैं तो यानी वो लोग असक्रिय हैं, यानी इनएक्टिव है। तो इससे क्या होता है कि भाई लोकतंत्र थोड़ा कहीं ना कहीं असफल हो जाता है। अगर वो लोग भी अपनी भूमिका निभाएं तो लोकतंत्र सफल हो सकता है। और इस सफलता के बाद क्या होगा, लोकप्रिय नेतृत्व का मतलब ऐसा नेतृत्व है जो जनता से जुड़ा हो, यानी एक ऐसा नेता जो जनता से जुड़ा हो और जनता की समस्याओं को समझता हो, जनता के हित के लिए निर्णय लेने का जो काम करता हो, वो लोकप्रिय नेतृत्व है। तो हमने लोकतंत्र को समझा और उसकी नागरिक सक्रियता के बारे में समझा, हमने लोकप्रिय नेतृत्व के बारे में समझा। तो लोकप्रिय नेतृत्व क्या होता है भाई, कि लोकप्रिय नेतृत्व वो नेतृत्व होता है जहां जो जनता से जुड़ा हुआ नेता होता है और जनताओं की समस्याओं को जो समझने का काम करता है और उनके हितों के लिए जो निर्णय लेने का काम करता है। अब अगर नागरिक निष्क्रिय हो जाए यानी इनएक्टिव हो जाए, मतदान ही ना करें, अपना सवाल ही ना पूछे, तो नेता जो है जवाबदेह नहीं रहेगा, यानी वो अकाउंटेबिलिटी अपनी खो देगा। और जब वो अकाउंटेबिलिटी खो देगा तो वो जनता से जुड़ा हुआ नहीं रहेगा और जनता की समस्याओं को ध्यान में नहीं रखेगा और जनता के हित के लिए काम वो नहीं करेगा। तो इससे क्या होगा, लोक हित जो है उससे खत्म हो सकता है। तो इसलिए लोकप्रिय नेता भी बनना खत्म हो सकते हैं।
तो ये जो सवाल हमारा क्या कह रहा है भाई, लोकतंत्र के लिए, लोकप्रिय नेतृत्व के लिए नागरिकों का सक्रिय होना आवश्यक है। बिल्कुल जी आवश्यक है, जो कि हमने 3 पॉइंट में समझा। आगे और डिटेल में समझते हैं। देखिए, नागरिकों के सक्रिय होने के कारण, मतलब नागरिकों को सक्रिय क्यों क्यों होना चाहिए, उसके कुछ कारण हैं। और अगर नागरिक सक्रिय नहीं होंगे तो ये कारण जो है नेगेटिव फॉर्म में काम करेंगे। देखिए, सक्रिय नागरिक ना अपने अधिकार और कर्तव्य दोनों के बारे में जागरूक होते हैं। जब हमने राजनीतिक सिद्धांत के चैप्टर को स्टडी कर रहे थे, एक्सप्लेन कर रहे थे, तो हमने पढ़ा था कि भाई नागरिक जो राजनीतिक सिद्धांत है वो क्यों पढ़ना चाहिए। तो उसमें एक पॉइंट आता है कि भाई जागरूक नागरिक बनने के लिए राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना अनिवार्य है। तो यही हमें बता रहे हैं कि भाई सक्रिय नागरिक जो होते हैं, अब सक्रिय नागरिक क्या होते हैं, जागरूक नागरिक क्या होते हैं, जो अपने अधिकार को जानते हैं, अपने कर्तव्य को जानते हैं और उसके बारे में वो जागरूक होते हैं। इसलिए वे गलत नीतियों का जो है विरोध करते हैं और अच्छी नीतियों का वो समर्थन करते हैं। अब गलत नीति, जैसे कि भाई नीट का पेपर जो लीक हुआ, नीट के पेपर लीक होने के बाद जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान थे, उन्होंने अपनी जो है जवाबदेही जो है वो स्थापित नहीं की और उन्हें नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था। उन्होंने ऐसा नहीं किया और ना ही जो उससे संबंधित जो अधिकारी थे उनके साथ अभी कोई जो है बड़े लेवल पे कोई ऐसा फैसला आया जिससे कि भविष्य में इस तरह की घटना होने से जो है रोक लग सके। और पिछले 20 दिनों से जनता इस बात को लेके सक्रिय नागरिक जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और वो आंदोलन कर रहे हैं, इवन भूख हड़ताल तक कर रहे हैं। जो सोनम वांगचुक है वो 20 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। फिर भी जो जनता का जो नेतृत्व करने वाला जो लीडर है वो क्या है भाई, बिल्कुल मौन होके बैठा हुआ है, बिल्कुल मौन होके, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या एजुकेशन मिनिस्टर हो। हाँ, तो वो उनको बिल्कुल भी जवाबदेह नहीं दे रहे हैं। और वो क्या है भाई, वो उनसे जो है ना उनकी जनता से जुड़े हुए हैं, ना उनकी बातों को सुन रहे हैं, ना उनकी समस्याओं को समझने का काम कर रहे हैं, ना उनके हित के लिए निर्णय ले रहे हैं। निर्णय लेने का मतलब क्या है कि भाई वो कोई मांग चाहते हैं, वो चाहते हैं कि भाई भविष्य में जो एग्जाम हो वो ट्रांसपेरेंट हो, अच्छे तरीके से हो, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनका साल बर्बाद ना हो, उनके भविष्य बर्बाद ना हो। तो ये पहला पॉइंट यही कहता है कि भाई कि सक्रिय नागरिक अपने अधिकार और कर्तव्य दोनों के बारे में जागरूक होते हैं तो वो सरकार से अपनी नीतियों को मनवाने का काम करते हैं। इसलिए वो गलत नीतियों का विरोध करते हैं और अच्छी नीतियों का वो समर्थन करते हैं। उदाहरण सहित मैंने आपको समझाया, वे चुनाव में मतदान करके सही प्रतिनिधि को चुनते हैं, जिससे लोकतांत्रिक सरकार जो है मजबूत होती है। अब देखिए, इतना विरोध प्रदर्शन हो रहा है फिर भी सरकार इनएक्टिव है, उस पर एक्शन नहीं ले रही है। तो अब चुनाव जो होगा तो जनता जो है अपने अंदर की भड़ास निकालेगी और वो इस तरह के इनएक्टिव अलोकप्रिय नेताओं को सत्ता से हटाने का काम करेगी। और ये जो है सक्रिय नागरिकता का ही परिणाम है, जिससे लोकतंत्र मजबूत होता है। वे मीडिया, जनसभा, सोशल प्लेटफॉर्म आदि के माध्यम से अपनी राय प्रकट करते हैं। कौन? जो सक्रिय नागरिक होते हैं वही मीडिया, जनसभा, सोशल प्लेटफॉर्म आदि के माध्यम से अपनी राय प्रकट करते हैं, जिससे नेताओं पर दबाव बनता है। जब लोग नेताओं के बारे में लिखना चालू करते हैं, बोलना चालू करते हैं, उनकी आलोचना चालू करते हैं, तो नेताओं पे दबाव बनता है। और जब ये दबाव बनता है तो पब्लिक डिसीजन निकल के और उसके बारे में नीतियां बननी चालू होती है। अभी हाल ही में देखिए, एक एथेनॉल ब्लेंडेड जो पेट्रोल आ रहे हैं, तो उसको लेकर भी काफी सारी आलोचना हो रही है। किसकी? परिवहन मंत्री की और पेट्रोलियम मंत्री की। परिवहन मंत्री कौन? नितिन गडकरी जी, ठीक है। और उनका कहना है कि भैया एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल से जो व्हीकल्स हैं, चाहे 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, किसी भी तरह के व्हीकल है, उनमें समस्या उत्पन्न नहीं होती है। लेकिन काफ़ी रिपोर्ट्स निकल के आई कि भी एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल से जो है गाड़ी का माइलेज भी खराब होता है, उनके पार्ट्स भी खराब होते हैं, फ्यूल पंप्स भी खराब होते हैं, काफ़ी सारे रबड़ रिलेटेड जो उसके अंदर इक्विपमेंट लगे होते हैं वो भी खराब होते हैं। तो जब इस तरह की रिपोर्ट्स निकल के सामने आई तो सक्रिय नागरिकों ने क्या किया? मीडिया, जनसभा, सोशल प्लेटफॉर्म आदि के माध्यम से अपनी राय प्रकट की और उस नेता का, यानी नितिन गडकरी जी का जो है आलोचना करनी चालू की। तो आलोचना करनी चालू की तो नेता पे दबाव बनना चालू है। लेकिन
कुछ जो होते हैं बहुत ढीठ होते हैं और उनकी खाल इतनी मजबूत हो चुकी होती है, मैल लगा होता है उनकी खाल पे कि उनको कोई असर नहीं पड़ता। इसी तरीके से जो मौजूदा नेता है नितिन गडकरी जी, उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और वो इन सारी भावनाओं को, राय जो पब्लिक ओपिनियंस है उसको ये सब फेक और नैरेटिव बता रहे हैं। तो क्योंकि काम उन्हें करना नहीं है उस फील्ड में, तो फेक और नैरेटिव ही लगेगा। तो जो नागरिक सक्रिय होने की जरूरी हिस्से में बता रहा हूं और आपको भविष्य के जो अब के उदाहरण के साथ बता रहा हूं, आप इसका इस्तेमाल कैसे भी कर सकते हैं अपने तरीके से, ठीक है। तो चौथा है, जब नागरिक सक्रिय होते हैं तब नेता भी जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं और यही लोकप्रिय नेतृत्व को जन्म देता है। तो लोकप्रिय नेतृत्व को जन्म देने के लिए जरूरी नहीं है कि लोगों को दबाव बनाना पड़े। अगर लोकप्रिय नेतृत्व ही लोगों की जो समस्याओं को समझता हो, लोगों की साथ जुड़ा हो और उनके हित के लिए काम करेगा, तो लोकप्रिय नेतृत्व अपने आप उभरने लगेगा और लोग सक्रिय अपने आप हो जाएंगे। आप तमिलनाडु का उदाहरण ले सकते हैं कि भी अभी वो जो एक्टर विजय है, उन्होंने पॉलिटिक्स में एंट्री ली और उन्होंने लोकप्रिय तो वो एक्टिंग के माध्यम से, लेकिन उन्होंने जन भागीदारी को और मजबूत करने के लिए ग्राउंड पे उतरे और पॉलिटिकल रैलीज की। तो वहां पे जो मतदान हुआ वो कुछ 70-80% के आसपास मतदान हुआ और पहली बार चुनाव लड़े और पहली बार ही उन्होंने जो है सत्ता में अपनी पार्टी को ला दिया और वहां के मुख्यमंत्री बन गए। तो वो एक तरीके से वहां के लोकप्रिय नेता हैं। जैसे हमारे देश के लोकप्रिय नेता की श्रेणी में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आते हैं। और इसी तरीके से, क्योंकि वो क्या है कि भाई जो लोग जनता से जुड़े होते हैं, जनता की समस्याओं को सुनते हैं, जनता के हित के लिए काम करते हैं, वही लोकप्रियता हासिल करते हैं। और विपक्ष में देखें तो राहुल गांधी जी जो है वो हैं, और इसके अलावा और अन्य नेता हैं जो लोकप्रिय नेताओं की श्रेणी में आते हैं। अदरवाइज इनके अलावा लोग किसी को नहीं जानते हैं। तो लोकप्रियता उन्होंने हासिल कहाँ की? जनता के बीच में, क्योंकि उन्होंने जनता की नस को समझा और उनको अपने प्रति सक्रिय करने का काम किया। तो इस तरीके से आप इस आंसर को लिख सकते हैं। उदाहरण मैंने 2 दे रखे। अगर किसी शहर में प्रदूषण बढ़ता जाए, नागरिक चुप रहे, तो सरकार या नेता पे दबाव नहीं बनेगा, कोई काम नहीं होगा। दिल्ली के पोल्यूशन से आप इसका उदाहरण ले सकते हैं। पूरी दिल्ली मौन रहती है जब ठंड का मौसम आता है और पोल्यूशन बढ़ता है, ठीक है। जब सड़क पे लोग उतरते हैं तो AQI मीटर भी लग जाता है, AQI मीटर भी लग जाता है, पानी के फुब्बारे भी लग जाते हैं, ऑड इवन भी चालू हो जाता है, बहुत सारी चीजें चालू हो जाते हैं। लेकिन जब नागरिक धरना प्रदर्शन, जुलूस और सिग्नेचर मूवमेंट यानी हस्ताक्षर अभियान, याचिका, जन सुनवाई आदि के माध्यम से सवाल उठाते हैं, तब सरकार और नेता को मजबूर होकर बेहतर कानून और नीतियां बनानी पड़ती है। जैसे कि हम भारत में हुए 2020-21 के दौरान किसान आंदोलन और CAA प्रोटेस्ट के माध्यम से हम देख सकते हैं कि इस तरह के मूवमेंट्स ने सरकार को पीछे होने पर मजबूर किया। 3 कृषि बिल पास हुए थे, किसानों ने प्रोटेस्ट किया और प्रोटेस्ट उनका इतना बेहतरीन, इतना लंबा चला, इतना कठोर चला कि सरकार को घुटने टेकने पड़े, अपने कानून वापस लेने पड़े। तो देखिए, जब नागरिक सक्रिय है तो वो सरकार से अपना काम करवा सकती है, सरकार को जवाबदेह बना सकती है, और सक्रिय नागरिक के बीच में ही लोकप्रिय नेतृत्व उभरकर सामने आता है। तो आप इस तरीके से अपना आंसर लिख सकते हैं। ये अब हमारे चौथे क्वेश्चन पे आ गए। चौथा क्वेश्चन जो क्या पूछ रहा है भाई, इसको फिर से समझते हैं। राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन हमारे लिए किन रूपों में उपयोगी है? यानी हमें राजनीतिक सिद्धांत की उपयोगिता यानी महत्व के बारे में यहाँ पे बात करनी है। सवाल हमसे महत्व के बारे में ही पूछा जा रहा है। जरूरी क्यों, उपयोगी क्यों है? ऐसे 4 तरीकों की पहचान करना है हमें जिसमें राजनीतिक सिद्धांत हमारे लिए उपयोगी है। यानी राजनीतिक सिद्धांत हमारे लिए क्यों उपयोगी है, वो 4 तरीके हमें बताने हैं। तो देखिए, उत्तर मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से लिखा है। आंसर, राजनीतिक सिद्धांत यानी पॉलिटिकल थ्योरी हमारे लिए कई तरीकों से उपयोगी है, और जो 4 तरीके सवाल ने हमसे पूछे हैं वो निम्न प्रकार से हैं। क्या भाई? मूल्यों की समझ विकसित करने के लिए। ये बात हमें बिल्कुल डिटेल में पता है कि पॉलिटिकल थ्योरी जो होता है वो पॉलिटिकल जो मूल्य होते हैं, पॉलिटिकल वैल्यूज जो होता है, उसको समझने में, उसकी समझ को विकसित करने में हमारी हेल्प करता है। कैसे? ये हमें स्वतंत्रता यानी फ्रीडम, समानता यानी इक्वालिटी, न्याय यानी जस्टिस, धर्मनिरपेक्षता यानी सेक्युलरिज्म और मानवाधिकार ह्यूमन राइट जैसे मूल्यों का अर्थ
और उसका महत्व समझाने की कोशिश करता है। और इससे हमें यह पहचान पाते हैं कि एक अच्छा लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी कैसी होनी चाहिए, एक अच्छी डेमोक्रेसी के अंदर इन मूल्यों को कैसे स्थापित करना चाहिए। तो मूल्यों की समझ विकसित करने का काम कौन करता है? ये काम करता है राजनीतिक सिद्धांत। दूसरा जो है समाज और राज्य के संबंध को स्थापित करने का काम करता है। समाज यानी जो हमारी सोसाइटी होती है, राज्य यानी स्टेट जो समाज जो राज्य के अंदर जो सोसाइटी होती है। सोसाइटी और स्टेट दोनों के बीच में जो है जो संबंध को स्पष्ट यानी क्लियर करने का काम करता है। राजनीतिक सिद्धांत बताता है कि राज्य और उसके जो अंदर सामाजिक राजनीति जो नागरिक हैं के बीच क्या संबंध होने चाहिए, किस हद तक राज्य जो है एक नागरिक के ऊपर और एक समाज के अंदर सोसाइटी के अंदर हस्तक्षेप कर सकता है, और वो कहाँ तक व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व दिया जाना चाहिए, ये भी हमें राजनीतिक सिद्धांत से समझ मिलती है। यह संविधान और नागरिक की धाराओं को समझने में हमारी मदद करता है। जो जितनी भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है और जो सिटीजन है उनके बीच के संबंध को और उनकी जितने भी सेक्शंस हैं उनको समझने में ये हमारी मदद करता है। कौन मदद करता है? ये मदद करता है पॉलिटिकल थ्योरी। और इससे ही जो है समाज और राज्य का जो है संबंध और ज़्यादा स्पष्ट होता है कि भाई एक राज्य के पास क्या क्या अधिकार है और उसके क्या क्या दायित्व है, एक नागरिक के पास क्या क्या अधिकार है, क्या क्या दायित्व है। तो जब ये सारी चीज़ें क्लियर करने का काम पॉलिटिकल थ्योरी करता है तो इससे क्या होता है, एक स्टेट पॉलिसी ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाती है, राज्य का काम पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाता है। ये इसका थर्ड जो पॉइंट है, महत्व जो है वो आलोचनात्मक सोच को विकसित करने का काम करता है। किसको? क्रिटिकल थिंकिंग को जो है ये डेवलप करने का काम करता है। इतनी देर से मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, उदाहरण में मैंने काफ़ी चीज़ें आपको रखी कि करंट गवर्नमेंट के साथ कुछ चीज़ें जो है नेगेटिव हो रही हैं, यानी नेगेटिव इसलिए हो रही है क्योंकि करंट गवर्नमेंट जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी बेयर करने का जो है काम कर नहीं रही है, वो लेना नहीं चाहती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो उनकी आलोचना मैं कर रहा हूँ वो किस कारण कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो विकसित हो चुकी है। तो ये हमें सरकार की नीतियों, कानूनों और सामाजिक व्यवस्थाओं का तर्क संगत आलोचनात्मक विश्लेषण करना सिखाता है। यानी तर्क के साथ यानी फैक्ट के साथ आप उसकी आलोचना कर सको, किसी नीति की, किसी कानून की या सामाजिक व्यवस्था यानी सोशल सिस्टम की। ये हमें कौन सिखाता है? ये हमें सिखाता है राजनीतिक सिद्धांत। हम सिर्फ मान लेने की बजाय सवाल पूछना सीखते हैं, यानी कि किसी ने कुछ कह दिया और उसको मान लिया, नहीं भाई किसी ने कुछ कहा है तो वो है या नहीं है, ये तुम्हें भी डिसाइड करना है, तुम्हें भी सोचना है, उसमें सवाल पूछना है। जैसे क्या कोई नीति सामाजिक न्याय के अनुरूप है या नहीं है, कोई गलत है तो गलत कैसे है, सही है तो सही कैसे है, इस पे जो सवाल करता है और जो और गहराई में जाने का काम करता है वो आलोचनात्मक सोच उसकी विकसित हो जाती है। और ये आलोचनात्मक सोच विकसित कहाँ से होती है? पॉलिटिकल थ्योरी से होती है। तो आप भी अपनी आलोचनात्मक सोच को विकसित करना चाहते हैं तो पॉलिटिकल थ्योरी और उसके कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझने का काम करें। मैंने इस सवाल जो आपको दे रहा हूँ, इसका ऑलरेडी पूरा चैप्टर मैंने एक्सप्लेन कर रखा है 1-1.25 घंटे के अंदर। आप उसे देखिए और समझिए कि आखिर ये पॉलिटिकल थ्योरी का कॉन्सेप्ट जो है आखिर है क्या। ठीक है, इसका जो चौथा पॉइंट है, जो सवाल पूछता है कि भाई 4 चीजें पूछ रहे हैं, तो चौथा पॉइंट नागरिक भागीदारी को मजबूत करने का काम कर रहा है। यानी नागरिकों की सक्रिय भूमिका ये पैदा करता है। जब नागरिक सक्रिय होते हैं तो लोकप्रिय नेतृत्व निकल के अपने आप सामने आ जाता है, या तो सरकार ऑटोमेटिकली जवाबदेह बन जाती है, जो हमने पिछले सवाल में समझा था। तो राजनीतिक सिद्धांत क्या करता है? हमें प्रेरित करता है कि हम सिर्फ दर्शक ना बने रहे, ना हम व्यूअर ना हो, बल्कि एक सक्रिय नागरिक बने। और ये हमें सिखाता है कि मतदान कैसे करना है, जन भागीदारी कैसे करनी है, शांतिपूर्ण विरोध कैसे करना है, जन याचिका आदि के माध्यम से कैसे हम लोकतंत्र की प्रक्रिया का हिस्सा बन सकते हैं। ये सारी चीजें हमें कौन सिखाता है? राजनीतिक सिद्धांत सिखाता है। इसके अलावा मैंने कुछ आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी बताए हैं जो कि पॉलिटिकल थ्योरी के हैं, आप चाहो तो इन्हें भी लिख सकते हो। ये भविष्य के लिए बेहतर समाज और राज्य की कल्पना करने में जो है हेल्प करता है। कौन? पॉलिटिकल थ्योरी। जैसे अत्यधिक न्यायपूर्ण, अत्यधिक समानता वाले समाज की सोच को स्थापित करने का काम करता है पॉलिटिकल थ्योरी। इससे हम समझते हैं कि सामाजिक परिवर्तन और राजनीतिक सुधार किन सिद्धांतों पर आधारित होने चाहिए। ये सारी चीजें हमें कौन सिखाता है? ये सिखाता है हमें राजनीतिक सिद्धांत।
तो इस तरीके से हमारे चौथा क्वेश्चन भी खत्म होता है। चारों पॉइंट हमने समझे और आप भी अपने आंसर को इसी तरीके से फॉर्म करें। क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन के थोड़ी सी बेसिक इंट्रोडक्शन दे, बेसिक इंट्रोडक्शन देने के बाद जो मेन आपसे पूछा जा रहा है उसको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करने का काम करें। इस तरीके से आप लिखेंगे और आप एक्स्ट्रा बेनिफिट भी लिख देंगे और एंड में कंक्लूजन लिख देंगे कि भाई कंक्लूजन में क्या है कि भाई हमने समझा कि इस तरीके के ये 4 पॉइंट है और ये 4 पॉइंट जो है राजनीतिक सिद्धांत के पहलू में से एक है जो कि हर लोकतांत्रिक समाज के नागरिकों के लिए आवश्यक है। वहाँ के समाज और वहाँ के राज्य की व्यवस्था को सुधर या सुव्यवस्थित करने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए और लोकतंत्र को महान बनाने के लिए जो है राजनीतिक सिद्धांत जो है एक महत्वपूर्ण काम करता है। तो चलिए आगे चलते हैं और 5वें सवाल को समझने की कोशिश करते हैं कि वो हमें समझाने की क्या बात करते हैं। देखिए, जो जिस तरीके से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तर्कपूर्ण तरीके से बात कर रहा हूँ, हो सकता है कि आपको मेरी बात अच्छी लग रही हो सकता है कि आपको मेरी बात बिल्कुल भी समझ ना आ रही हो, या हो सकता है आप मुझे सुनना पसंद कर रहे हो सकता है कि आप मुझे बिल्कुल भी ना सुनना चाहते हो। अब इसमें हो सकता है कि मेरा तर्क आपके लिए अच्छा ना हो, या मेरे बोलने का तरीका आपके लिए अच्छा ना हो, या मेरा समझाने का तरीका आपके लिए अच्छा ना हो, या आप अगर मुझे देखना पसंद कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें पॉजिटिव वे में हो सकती हैं। इसी तरीके से ये सवाल जो है आपसे बात करता है, क्या बात करते हैं कि एक अच्छा और प्रभावपूर्ण तर्क दूसरों को आपकी बात सुनने के लिए बाध्य कर सकता है। अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं, क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि आपको ये अच्छी लग रही है या तर्कपूर्ण लग रही है, ये आपके काम की है, ये आपको इसलिए बाध्य कर रही है, इसलिए आपको सुनने के लिए। लेकिन जरूरी नहीं कि बाध्य कर रही है, अब ये बाध्य के अलावा और कुछ कर रही है। समझते हैं कैसे। एक अच्छा और प्रभावपूर्ण तर्क यानी आर्गुमेंट दूसरों को मजबूर नहीं, मैं आपको बाध्य नहीं कर रहा हूं बल्कि प्रेरित कर रहा हूं कि आप मेरी बात सुने, वो आपकी बात सुने। क्यों सुने? क्योंकि इससे आपको कुछ सीख मिल रही है। देखिए, लोकतांत्रिक चर्चा यानी डिबेट के अंदर, डेमोक्रेटिक डिबेट में तर्क बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि लोकतंत्र में निर्णय यानी जो भी फैसले होते हैं वो बहस, विचार विमर्श और समझ के आधार पर होते हैं, ना कि जबरदस्ती के आधार पे। मैं आपसे जबरदस्ती बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको जबरदस्ती पढ़ा नहीं रहा हूं, समझा नहीं रहा हूं, सिखा नहीं रहा हूं। और आपको मेरी बात अच्छी लग रही है, आप मेरी बात से प्रेरित हो रहे हैं, तभी आप मेरी बात को सुन रहे हैं। और यही ये सवाल जो है समझाने की कोशिश करता है। अब ये सवाल फिर से एक बार पढ़ते हैं कि एक अच्छा प्रभावपूर्ण तर्क दूसरे को आपकी बात सुनने के लिए बाध्य करता है। अब बाध्य नहीं कर रहा है, मैंने पहले बताया कि मैंने बोला कि बाध्य नहीं कर रहा है, ये प्रेरित करता है। अब अच्छे तर्क की कुछ विशेषताएं होती हैं जिससे ये दूसरे को जो है बात सुनने के लिए प्रेरित करता है। क्या होता है भाई विशेषता? जो अच्छा तर्क होता है वो तथ्यों, सबूतों और तर्कसंगत पर आधारित होता है, यानी उसमें फैक्ट होते हैं और सिर्फ भावनाओं या अफवाहों पर आधारित वो तर्क नहीं होता है। ठीक है। वहीं दूसरे के विचारों का सम्मान रखते हुए तर्क रखा जाता है, ना कि अपमानजनक या धमकी देते हुए। अगर मैं किसी से बात कर रहा हूँ, उससे बदतमीजी से बात कर रहा हूँ और उसको गाली गलौज कर रहा हूँ, ना कि मैं अपनी बात, जो सवाल मुझसे पूछा गया है उसका जवाब दिए बिना मैं और अंडसंड बातें करे जा रहा हूँ जो फैक्ट से बिल्कुल दूर है, जिसका कोई संबंध नहीं है, तो ये अच्छा तर्क नहीं होता है। अच्छा तर्क वो होता है जो दूसरे के विचारों का सम्मान करता है। आप जो बोलोगे उसकी मैं रिस्पेक्ट करूंगा और मुझे अच्छा नहीं लगेगा तो मैं उसे तरीके से, सम्मानजनक तरीके से उसको काटने की कोशिश करूंगा, ना कि अपमानजनक या धमकी के साथ। उसमें नैतिकता होती है, किसमें? अच्छे तर्क में नैतिकता होती है और न्याय का उसमें ध्यान रखा जाता है, अन्याय नहीं किया जाता है सामने वाले के साथ। तो ये कुछ विशेषताएं हैं जो अच्छे तर्क की होती है। इसके अलावा इसका अच्छे तर्क का ना एक लोकतांत्रिक संदर्भ होता है, बैकग्राउंड है, इसका कॉन्टेक्स्ट है डेमोक्रेटिक। अब क्या है, जब कॉलेज में छात्र संघ यानी स्टूडेंट इलेक्शन होते हैं तो छात्र संघ चुनाव के लिए अपना एजेंडा रखते हैं छात्र और साफ सुथरे तर्क देते हैं। कौन? छात्र। आप क्यों चुने जाते हैं तो साथ ही छात्र उनकी बात सुनते हैं और ये लोकप्रिय नेतृत्व की शुरुआत होती है। यानी कि जब कॉलेज में चुनाव होता है और स्टूडेंट जो खड़े होते हैं, पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, वो अपने साफ सुथरे तरीके से बात रखते हैं और जब वो चुन लिए जाते हैं, अच्छे उनको जो वोटिंग परसेंटेज मिलती है, तो वो चुनने के पीछे कारण क्या होता है कि भी छात्रों ने उनकी बात सुनी होती है और बात सुनने की वजह से वो लोकप्रिय नेता बन जाता है, तभी
उसको चुना जाता है। इसी तरह संसद में सांसद किसी बिल पर पक्ष या विरोध दोनों तर्क रख सकते हैं, जिससे अन्य सदस्य प्रभावित होते हैं, पर कभी कभी अपना मत भी वो बदल लेते हैं, लेकिन ये सारी चीजें अच्छे तर्क पर ही आधारित होती है। तो इस तरीके से हमने इस सवाल का जवाब समझा। आप इसका जवाब को खत्म करते समय आप निष्कर्ष भी दे सकते हो। निष्कर्ष में क्या आप लिख सकते हैं कि अच्छा तर्क दूसरों को मजबूर नहीं करता है, बल्कि तर्क संगत रूप से सहमत होने की दिशा में ले जाता है, यानी वो प्रेरित करता है। तो राजनीतिक सिद्धांत हमें सिखाता है कि लोकतंत्र में तर्क और बहस का महत्व जबरदस्ती से कई अलग है, यानी जबरदस्ती करना नहीं है तर्क करना, यानी कि दूसरे को प्रेरित करना है या सहमत करना है, दूसरे की बात को काटना है, वो भी तर्कपूर्ण तरीके से। तो इस तरीके से हमारा जो 5वां क्वेश्चन है वो भी एंड होता है। तो आप अपने आंसर को भी इस तरीके से लिखेंगे जिस तरीके से मैंने फ्रेम किया है, तो टीचर आपसे इंस्पायर होंगे और आपको भी काफी कुछ समझने को मिलेगा। चलिए इस बुक के लास्ट क्वेश्चन को समझते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भाई राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना गणित पढ़ने के समान है, यानी कि हम पॉलिटिकल थ्योरी जो पढ़ रहे हैं वो इक्वल टू क्या है, मैथ्स की स्टडी करना। अपने उत्तर के पक्ष में जवाब दें, वो भी कारण के साथ। अब मैं मानता हूं या नहीं मानता हूं, देखिए राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना गणित पढ़ना एक दूसरे से भिन्न है। मैं बिल्कुल नहीं मानता कि राजनीतिक सिद्धांत और गणित पढ़ना एक समान है, नहीं, वो अलग है। क्यों अलग है? इसलिए इन्हें पूरी तरह एक समान नहीं कहा जा सकता। मैं इस सवाल से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं, इसलिए मैंने साफ लिख दिया कि भाई एक दूसरे से भिन्न है और ये एक दूसरे के समान नहीं है। गणित में हम निश्चित सूत्र यानी कि जो फिक्स जो उसमें फॉर्मूले होते हैं उसका अप्लाई करते हैं, नंबर्स को यूज करते हैं, समस्याओं के एक ही सही उत्तर पर काम करते हैं, यानी उसमें आंसर जो होता है वो सिंगल आंसर होता है, यानी 2+2 जो होता है वो हमेशा 4 रहेगा, कोई उसको 6 नहीं बोल सकता। लेकिन पॉलिटिकल थ्योरी में ऐसा नहीं होता, जबकि राजनीतिक सिद्धांत में अक्सर एक से अधिक दृष्टिकोण होते हैं। जो जिस बात पर मैं सहमत हूं, जो बात मैं कह रहा हूं, जिस तरीके से आंसर मैं बना रहा हूं, जरूरी नहीं है कि उसी तरीके से आंसर आप बनाए। आपका जो आंसर है 2+2 जो है वो 6 भी हो सकता है पॉलिटिकल थ्योरी के माध्यम से। इस जो क्वेश्चन को हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए राजनीतिक सिद्धांत और गणित पढ़ने में अंतर जो है कुछ इन मुख्य बातों पे निर्धारित होता है। पहले क्या, उनके नेचर पे, प्रकृति का अंतर है दोनों के अंदर स्टडी में। गणित ज्यादातर फॉर्मूले पर, नंबर्स पर, तार्किक गणना पर आधारित होते हैं और राजनीतिक सिद्धांत जो है मूल्यों पर आधारित होता है, विचारों पर आधारित होता है। अब मूल्य कैसे, जैसे स्वतंत्रता, समानता, न्याय, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय आदि या राष्ट्रवाद जैसे जो मूल्य हमने एक एक चैप्टर्स के माध्यम से इस बुक के पढ़े। तो इन मूल्यों को समझाने का काम क्या करता है, राजनीतिक सिद्धांत करता है, ना कि फॉर्मूलों को समझाने का काम करता है, ना कि नंबर्स को समझाने का काम करता है, जो कि गणित में होता है। उत्तर के प्रकार भी जो होते हैं दोनों के भिन्न होते हैं। कैसे, गणित में किसी सवाल के जवाब, जैसे 2+2 का उत्तर हमेशा 4 रहेगा, और यानी एक ही हमेशा सही उत्तर रहता है, उत्तर उसका जो है बदलेगा नहीं, और फॉर्मूला भी हमेशा सेम ही लगता है। उसी तरीके से राजनीतिक सिद्धांत में उदाहरण के लिए समानता कैसी होनी चाहिए या धर्मनिरपेक्षता का जो सही मॉडल है वो क्या होता है, इन सवालों पर अलग अलग विचारक अलग अलग उत्तर देते हैं, और ये बहस और मतभेद जो है राजनीतिक सिद्धांत में स्वाभाविक रूप से दिखता है। तो उत्तर के प्रकार से भी जो है राजनीतिक सिद्धांत और गणित एक दूसरे से अलग मत रखते हैं। तीसरा जो अंतर है उद्देश्य का, यानी ऑब्जेक्ट दोनों का अलग अलग होता है। गणित हमें सोचने का एक कड़ा तार्किक तरीका देता है जो विज्ञान और तकनीक के उपयोग में उपयोगी होता है। वहीं राजनीतिक सिद्धांत हमें लोकतंत्र को समझने, अधिकार और नागरिकता का सम्मान करने और बेहतर समाज बनाने की जो है समझ देता है। यानी एक विज्ञान को और तकनीक को बढ़ावा देने का काम करता है, एक समाज को बेहतर बनाने का और उसको समझने का जो है बात रखता है। इस तरीके से इन दोनों के जो उद्देश्य हैं वो भी अलग है, तो इसलिए हम दोनों को एक तरीके से नहीं मान सकते हैं, भिन्न मानना जरूरी है। और इनको पढ़ने की शैली भी जो होती है ना, यानी जो इनका तरीका होता है इनको पढ़ने का, वो भी बिल्कुल अलग होता है। गणित में ज़्यादा अभ्यास जो है पर्सन के करने होते हैं, सूत्रों को यानी फॉर्मूलों को याद करना होता है, और समस्याओं का आपको जो है समाधान बार बार करना होता है, तब जाके आपको रट्टा मार के इस चीज़ों को समझना होता है। लेकिन जो बात जो है पॉलिटिकल थ्योरी या आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट के बारे में कही जाती है कि रट्टा मारने वाला सब्जेक्ट है,
बिल्कुल नहीं, राजनीतिक सिद्धांत में विचारों पर चर्चा करनी होती है, उसको अगर सहमत हो तो तर्क देना होता है, असहमत हो तो भी तर्क देना होता है, यानी फैक्ट रखने होते हैं, उदाहरण यानी एग्जांपल्स देने होते हैं, और विचार विमर्श ज्यादा इसमें करना होता है, यानी डिबेट ज्यादा होती है इसके अंदर, तब जाके जो है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, ना कि आपको एक ही फॉर्मूले पर बार बार क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना है और अलग अलग समस्याओं पर अलग अलग फॉर्मूले को अप्लाई करना है। तो इस तरीके से पढ़ने की शैली जो है यानी तरीका जो है ये बिल्कुल अलग होता है किसका, राजनीतिक सिद्धांत और गणित का। निष्कर्ष में आप क्या लिख सकते हो, देखिए इसलिए राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना इसलिए राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना गणित पढ़ने के समान नहीं है। दोनों विषयों के तरीके, उद्देश्य और उत्तर की प्रकृति जो है बिल्कुल अलग अलग होती है, जो कि हमने इन 4 पॉइंटों से समझी। हाँ, दोनों में तर्क संगत सोच जरूरी है, यानी फैक्चुअल होना अनिवार्य है, पर राजनीतिक सिद्धांत में मूल्य और विचारों की विविधता पर अधिक महत्व दिया जाता है। अगर कोई आपसे अलग है, कोई आपसे अलग तर्क दे रहा है, तो आप उसे काट नहीं सकते, बल्कि उसे महत्व देना जरूरी है, बेवजह काटना नहीं। लेकिन गणित में क्या है कि मैं आंसर तो एक ही निकलेगा, कोई 2 दूनी 2 + 2 6 बोल रहा है तो वो तर्कहीन है, तर्क संगत नहीं है। तो इस तरीके से जो है हमारे इस चैप्टर के जो है 6 के 6 क्वेश्चन वो सॉल्व हो चुके हैं, और उम्मीद है कि आपको 1 बाय 1 समझ आ गया होगा कि भाई किस तरीके से आपको आंसर देना है। आंसर मैंने हर क्वेश्चन का अलग अलग तरीके से फ्रेम किया है। आप वीडियो को के बीच में इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जैसे कि ये है आपका क्वेश्चन, इसका आंसर मैंने ऐसे ऐसे और ऐसे 3-4 फ्रेम में दिया है, और मैं कोशिश करूंगा कि ये जो आंसर है मैं आपको PDF फॉर्म में प्रोवाइड कर दूं, ताकि आप आराम से डाउनलोड करके भी इसे घर में प्रैक्टिस कर सके। और जल्द से जल्द मैं इस तरीके पे भी काम करूंगा, और उम्मीद है कि मैं जल्द आपके लिए PDF बना दूं। आज की वीडियो में ये हमने 6 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। जल्द अगली वीडियो में मिलते हैं, और उसके चैप्टर 2 जो फ्रीडम है, फ्रीडम के 6 या 5 क्वेश्चन जो भी हैं, एक बार देख लेते हैं कितने क्वेश्चन है उसके अंदर। उसके अंदर 5 क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में 6 क्वेश्चन थे, उसमें 5 क्वेश्चन है, और 5 क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज मीन बाय फ्रीडम, इज देयर अ रिलेशन बिटवीन फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड फ्रीडम फॉर द नेशन, ठीक है। राष्ट्र की जो स्वतंत्रता और नागरिक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच में कोई संबंध है उसको समझाना है, और फ्रीडम को समझाना है। इसी तरीके से क्योंकि चैप्टर ही फ्रीडम पे है, तो सवाल सारे फ्रीडम पे होने वाले हैं। तो उसका लिंक आपको साइड में ऊपर आई बटन पे दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर लीजिए, और सेकंड चैप्टर की जो एक्सरसाइजेज हैं, क्वेश्चन सॉल्यूशन है, उसको भी समझ लीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं अगली फ्रीडम वाली वीडियो में, ऊपर क्लिक करके आप कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।